स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आपने स्टार्ट करना है आज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बहुजीनी वंशागति। जीन जेनेटिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पॉलीजेनिक। देखिए, नाम से ही मीनिंग लगभग आपको क्लियर कर रहा है। यहां पर पॉली कई सारे जीन मीन्स कि किसी लक्षण को नियंत्रित करने के लिए आपको एक से ज्यादा जीन की जरूरत पड़े तो उसे हम कहेंगे पॉलीजेनिक। मेंडलिज्म में अभी तक हम देखते आ रहे थे मोनोजेनिक, यानी एक जीन एक लक्षण का निर्धारण कर रहा है। फिर हमने प्लियोट्रॉपिक भी लिया जिसमें आपने कहा एक जीन एक से अधिक लक्षणों का निर्धारण कर रहा है। और ये तीसरी कैटेगरी एक तरह से देखा जाए पॉलीजीन, यहां लक्षण एक है लेकिन उस लक्षण को कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जीन की संख्या एक से ज्यादा है। तो मोनोजेनिक में एक जीन एक लक्षण को कंट्रोल कर रहा था। प्लियोट्रॉपिक में आपने देखा जीन एक लेकिन वो कई सारे कैरेक्टर फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहे थे। और यहां कई सारे जीन मिलकर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करें तो उसे आपने कहना है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और ऐसे कैरेक्टर्स को आप कहेंगे पॉलीजेनिक कैरेक्टर। परिभाषा डेफिनेशन आपके सामने, इस वंशागति में एक मात्रात्मक लक्षण एक से अधिक जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। यही हमने कहा कि यहां आपको एक से ज्यादा जीन किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हुए मिलने। और इस वंशागति में फिनोटाइप प्रभावी एलील की संख्या पर निर्भर करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रभावी एलील की संख्या। ये आगे भी आपके काम आएंगे, पॉलीजेनिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के समय भी आपको ये लाइन याद रखनी है। कैसे है वो डिटेल अभी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये कि यहां पर एक कैरेक्टर के लिए कई सारे जीन है, और दूसरा यहां जो लक्षण की अभिव्यक्ति है, कैरेक्टर का जो एक्सप्रेशन है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, प्रभावी एलील की संख्या पर। यानी जैसे जैसे प्रभावी एलील की संख्या बढ़ते जाएगी कैरेक्टर का एक्सप्रेशन भी बढ़ता हुआ आपको मिलेगा। या कहें प्रभावी एलील की संख्या के कम होने पर कैरेक्टर का एक्सप्रेशन भी कम होता हुआ हमें दिखेगा। एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे भी इन पॉइंट्स को। फिनोटाइप के विकास में प्रत्येक प्रभावी एलील का योगदान है, इसलिए हमने कहा प्रभावी एलील की संख्या पर अभिव्यक्ति निर्भर करती है। अब यहीं पर जो मैक्सिमम एक्सप्रेशन, अधिकतम अभिव्यक्ति के लिए सभी प्रभावी एलील का एक साथ उपस्थित होना आवश्यक है। तो यहां यह पॉइंट भी है कि आप बता रहे हैं जैसे जैसे डोमिनेंट एलील्स के नंबर बढ़ेंगे कैरेक्टर का एक्सप्रेशन बढ़ेगा। यानी जब आपके जीन प्रारूप में सभी एलील प्रभावी हो गए तो वो अधिकतम अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है, वो मैक्सिमम एक्सप्रेशन हुआ। और इसी तरह से अगर हमारे जीन प्रारूप में सारे अप्रभावी एलील है, अगर सभी एलील अप्रभावी हो गए यहां पर, तो आप देखेंगे यहां पर मिनिमम एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलता है। तो यहां नेक्स्ट वही न्यूनतम अभिव्यक्ति यानी मिनिमम तब होती है जब सभी जीन्स के सभी अप्रभावी एलील उपस्थित हो। तो जो भी कैरेक्टर की बात की जाए यहां पॉइंट्स आप देख सकते हैं, मैक्सिमम कब, अधिकतम कब, जब सारे एलील प्रभावी अवस्था में आपको मिले। सो स्टूडेंट, मैक्सिमम अधिकतम हमने कहा जब हमारे पास में सारे एलील प्रभावी हो गए तो लक्षण मैक्सिमम एक्सप्रेस होगा। और इसी तरह से मिनिमम कब, जब सभी एलील हमारे जीन प्रारूप में रिसेसिव फॉर्म में, तो आप देखेंगे यहां पर मिनिमम एक्सप्रेशन आपको मिलना है। तो पॉइंट्स ध्यान रखें। सबसे पहले हमने कहा जो भी कैरेक्टर है, यहां कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक से ज्यादा जीन की जरूरत है। तो अगर रफ रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें, सपोज आपने कोई कैरेक्टर लक्षण लिया, इस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक से ज्यादा जीन चाहिए, उसे हम कह रहे हैं पॉलीजेनिक। और यहां लक्षण की अभिव्यक्ति निर्भर करेगी प्रभावी एलील की संख्या यानी डोमिनेंट एलील के नंबर्स पर। और उस बिहाफ पर आपको कैरेक्टर में एक तो मिलेगा मैक्सिमम एक्सप्रेशन यानी कि अधिकतम अभिव्यक्ति, एक आपको मिलना है मिनिमम एक्सप्रेशन जो न्यूनतम हमने लिखा है। तो एक तो आपको मिलेगा मैक्सिमम और एक मिनिमम न्यूनतम। मैक्सिमम कब मिलेगा, जब सभी एलील प्रभावी होंगे हमारे जीन प्रारूप में, ऑल डोमिनेंट एलील सभी प्रभावी होंगे तो मैक्सिमम। और यदि हमारे जीन प्रारूप में
सभी एलील कैसे हो जाए, ऑल रिसेसिव एलील, सभी रेसेसिव एलील है, सभी अप्रभावी है। तो देखिए कैरेक्टर जो होगा पॉलीजेनिक, उसमें हमें मैक्सिमम मिनिमम तो मिलने हैं, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम के साथ साथ कई सारे क्या मिलेंगे, मध्यवर्ती। ये सभी कौन, ये सभी इंटरमीडिएट्स यानी कि मध्यवर्ती लक्षण प्रारूप। तो यहां ध्यान से देखें, जब हमने मोनोजेनिक को स्टडी किया यानी गुणात्मक लक्षण मेंडलिज्म में, वहां कोई इंटरमीडिएट नहीं था, वहां या तो टॉल या ड्वार्फ, कोई मध्यवर्ती नहीं, राउंड या रिंकल, कोई मध्यवर्ती नहीं था। लेकिन पॉलीजेनिक के केस में आप ध्यान रखें, यहां आपको मध्यवर्ती मिलते हैं। क्यों मध्यवर्ती मिल रहे हैं? क्योंकि यहां लक्षण की अभिव्यक्ति किस पर निर्भर कर रही है, प्रभावी एलील की संख्या पर। यदि आपके पास में सभी प्रभावी है तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन होगा, और सभी अप्रभावी है तो मिनिमम। जैसे ये देखिए यहां ऑल रिसेसिव एलील, सभी अप्रभावी एलील होने पर लक्षण बहुत कम मिनिमम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे ही आपने एक डोमिनेंट एलील ऐड किया, कैरेक्टर का एक्सप्रेशन बढ़ेगा। फिर दो डोमिनेंट एलील हुए और कैरेक्टर का एक्सप्रेशन बढ़ा। तीन प्रभावी एलील होने पर लक्षण की अभिव्यक्ति और ज्यादा हुई। तो जैसे जैसे आप डोमिनेंट एलील के नंबर्स बढ़ाते जा रहे हैं, कैरेक्टर का एक्सप्रेशन बढ़ता जा रहा है मिनिमम टू मैक्सिमम की ओर। और जैसे ही आपके पास में सारे डोमिनेंट एलील हो जाएंगे, वो फुल मैक्सिमम होगा। और इसी तरह से अगर डोमिनेंट एलील के नंबर्स हम कम करते जाए तो लक्षण की अभिव्यक्ति भी कम होते जाएगी और आप मैक्सिमम से मिनिमम की ओर जाते जाएंगे। तो यहां मैक्सिमम कब मिलेगा, जब सारे प्रभावी एलील हो, और न्यूनतम अभिव्यक्ति मिनिमम एक्सप्रेशन कब, जब सारे अप्रभावी हो। इनके अलावा जो भी बनते हैं वो सभी इंटरमीडिएट मध्यवर्ती बनेंगे। तो पॉलीजेनिक में सबसे ज्यादा मध्यवर्ती आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहां लक्षण की अभिव्यक्ति प्रभावी एलील की संख्या पर निर्भर करता है। रिकॉल करिए, जैसे हमने लिया था सीड कलर पी प्लांट में, येलो एंड ग्रीन। तो वहां पर आपने कहा कैपिटल वाई कैसा आया था, येलो, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी हमें क्या मिला था, येलो, पीला ही मिला था हमें। यहां डोमिनेंट एलील एक, यहां डोमिनेंट एलील दो, एक प्रभावी एलील तब भी लक्षण प्रारूप वही था, येलो। दो डोमिनेंट एलील आए तब भी लक्षण प्रारूप हमें वही मिला, येलो। वो मोनोजेनिक था। पॉलीजेनिक में ऐसा नहीं होगा। यहां पर अगर एक डोमिनेंट एलील है तो लाइट येलो, हल्का पीला, दो डोमिनेंट एलील होने पर येलो, तीन डोमिनेंट एलील होने पर डार्क येलो, इस तरह से। तो जैसे जैसे डोमिनेंट एलील्स के नंबर बढ़ेंगे, कैरेक्टर का एक्सप्रेशन यहां ज्यादा बढ़ेगा, और डोमिनेंट एलील के नंबर्स कम करेंगे तो कैरेक्टर का एक्सप्रेशन भी कम होगा। तो कई सारे मध्यवर्ती आपको मिलते हैं। एक मैक्सिमम बनता है, एक मिनिमम। एक मैक्सिमम कब, जब सभी प्रभावी होमोजाइगस समयुग्मजी डोमिनेंट, या होमोजाइगस यानी समयुग्मजी रिसेसिव अप्रभावी होने पर मिनिमम एक्सप्रेशन आपको मिलेगी। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखें। सबसे पहला हमने कहा कि पॉलीजेनिक में एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए एक से ज्यादा जीन होंगे। दूसरा आप कह रहे हैं यहां पर जो भी अभिव्यक्ति है, चाहे मैक्सिमम, मिनिमम, इंटरमीडिएट, ये सब निर्भर करेंगे प्रभावी एलील की संख्या पर। प्रभावी एलील की संख्या बढ़ने पर लक्षण की अभिव्यक्ति बढ़ेगी, कम होने पर अभिव्यक्ति कम होगी। एग्जाम्पल में हम आगे देखेंगे भी। फिर आपने कहा जब सभी एलील प्रभावी होंगे तो अधिकतम मैक्सिमम मिलेगा, और सभी अप्रभावी होने पर न्यूनतम मिनिमम आपको मिलना है। और यहीं पर एक पॉइंट कि जितने भी मोस्टली देखा जाए तो पॉलीजेनिक कैरेक्टर में फिनोटाइप एनवायरमेंट से, वातावरण से प्रभावित होते हुए आपको मिलते हैं, कि वातावरण का प्रभाव मिलेगा। कुछ एग्जांपल में हम देखेंगे भी अभी। नेक्स्ट अगर आप देखें यहां पर पॉलीजेनिक जो आप पढ़ रहे हैं, इसी पॉलीजेनिक को एक बार आपने गुणात्मक लक्षण से भी कंपेयर करना है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स मोनोजेनिक या कहें जो गुणात्मक लक्षण है और इस मात्रात्मक लक्षण, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव, दोनों में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को आप अच्छे से क्लियर करें ताकि पॉलीजेनिक और अच्छे से आप सॉल्व कर सकें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और थियरी को भी।
तो देखिए दोनों का एक डिफरेंस आपके सामने, एक तो है क्वालिटेटिव कैरेक्टर जो मेंडलिज्म में हमने पढ़ा था, जिसे हम मोनोजेनिक भी कहते हैं, जहां एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित कर रहा था। दूसरा आप बता रहे हैं क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक, जिसे आज हम पढ़ रहे हैं, अभी इस टॉपिक को कंप्लीट करना भी है। तो देखिए गुणात्मक में क्या कहेंगे, यह लक्षण प्रभावी एलील की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। अभी मैंने कहा भी था येलो में कैपिटल वाई येलो है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी येलो है, यानी एक डोमिनेंट एलील है या दो डोमिनेंट एलील, इसकी संख्या पर निर्भर नहीं करेगा। जबकि यहां पर आप क्या कहेंगे, यह लक्षण प्रभावी एलील की संख्या पर निर्भर करता है। प्रभावी एलील की संख्या बढ़ेगी तो लक्षण की अभिव्यक्ति बढ़ती है और इसलिए मैक्सिमम, मिनिमम, इंटरमीडिएट आपको दिखते हैं। सेकेंड, अगर आप देखें यहां पर सपोज कोई जीनोटाइप हम ले रहे हैं किसी जीन के लिए, उसके डोमिनेंट एलील आप बताएंगे और कैरेक्टर हमने ले रखा है हाइट यानी कि लंबाई। जीनोटाइप मेंडलिज्म का हमने लिया पी का कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। किस केस में, गुणात्मक लक्षण की बात की जा रही है। अब यहां दो डोमिनेंट एलील है, यहां एक डोमिनेंट एलील और तीसरे में आप देखें प्रभावी एलील 0। यहां प्रभावी एलील को हमने काउंट किया है और यहां पहले ही हमने कह दिया कि गुणात्मक लक्षणों में प्रभावी एलील की संख्या का फिनोटाइप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए लंबाई, सपोज जब दो प्रभावी एलील है तो लंबाई आपको मिला 10 सेंटीमीटर। एक प्रभावी एलील होने पर कितने आएंगे, वही रहेगा क्योंकि ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर है 10, और जब 0 है यानी रिसेसिव या 5। ये एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए, जैसा मैंने आपसे अभी कहा भी था कि कैपिटल वाई भी हमें येलो मिला और कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी हमें येलो मिला कलर के लिए, वैसे ये हाइट का एग्जांपल लेके बताया गया। चाहे डोमिनेंट एलील 2 हो या 1 हो, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, लक्षण प्रारूप में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। इसी तरह से अगर आप इसे क्वांटिटी में यानी कि बहुजीनी में या मात्रात्मक में अध्ययन करें तो डिफरेंस साफ दिखेगा। सेम वही आप जीनोटाइप, प्रभावी एलील, लंबाई की बात कर रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। यहां प्रभावी एलील 2, इधर 1 और इधर 0। अब देखिए जब दो प्रभावी एलील है तो हाइट कितनी आ रही है, 10 सेंटीमीटर। यहां जब एक प्रभावी एलील है तो क्या 10 आएगा, नो। प्रभावी एलील की संख्या कम हुई है यानी अभिव्यक्ति भी कम होगी और हाइट कम हो गई 7.5, जबकि यहां 0 रिसेसिव है, आपको मिलना है 5। तो यहां बिल्कुल आप देख सकते हैं ये मिनिमम टू मैक्सिमम आप बढ़ रहे हैं कि आपने प्रभावी एलील की संख्या बढ़ाई। प्रभावी एलील यहां 0, 1, 2, तो जैसे जैसे प्रभावी एलील की संख्या बढ़ी, अभिव्यक्ति जो एक्सप्रेशन है वो भी बढ़ता हुआ आपको मिलता है, जबकि यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां प्रभावी एलील की संख्या 1, 2 कितने भी रखें, फिनोटाइप तो आपका सेम ही मिलना है। तो ये मेन डिफरेंस आपको याद रखना है कि पॉलीजेनिक की अगर हम बात करें तो पॉलीजेनिक में जो भी लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, लक्षण की अभिव्यक्ति किस पर निर्भर करेगी, प्रभावी एलील की संख्या पर। यदि प्रभावी एलील की संख्या बढ़ेगी तो एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति भी बढ़ता जा रहा है, और प्रभावी एलील की संख्या हम कम करें तो आप देख सकते हैं यहां एक्सप्रेशन भी कम होता हुआ मिलेगा। यहीं पर फिर पॉलीजेनिक का कुछ बेसिक फॉर्मूला अगर हम देखें तो फिनोटाइप के प्रकार, लक्षण प्रारूप के प्रकार को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है 2n+1। मेंडलिज्म में फिनोटाइप के प्रकार को ज्ञात करने का फॉर्मूला था 2n, जबकि यहां चेंज है, यहां 2n+1 आपको बताना है। इसी तरह से जीनोटाइप के प्रकार का फॉर्मूला सेम वही है, यहां पे 3n, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन का भी वही मिलना है आपको 4n, यहां पर आप बताएंगे। तो नेक्स्ट अगर आप देखें n की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं यहां n हेटेरोजाइगस था, यहां भी n हेटेरोजाइगस, यहां n आपने बताने नंबर ऑफ जीन लेते हुए आप चलेंगे। एग्जाम्पल्स अगर आप लें पॉलीजेनिक के तो कई सारे एग्जाम्पल्स आपको पॉलीजेनिक में देखने को मिलते हैं। जैसे एक आपको दे रखा है गेहूं में कर्नल का रंग, इसे डिटेल में हम देखेंगे, रेशियो भी आपको पता करना है। इस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो जीन, तो दो पॉलीजीन हुए, ये पॉलीजेनिक का एग्जाम्पल।
ह्यूमन में स्किन कलर, मानव में त्वचा का रंग, 3 जीन आपको दे रखा है, ये भी आपका पॉलीजेनिक का एग्जाम्पल। मानव की लंबाई 5 जीन हमें दे रखा है, मानव की बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंसी के लिए 25 जीन लगभग आपको दे रखे हैं। तो ये सब पॉलीजेनिक के एग्जाम्पल। अब यहीं पर जो एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं, इनमें क्लास में हमने फर्स्ट एग्जाम्पल को डिटेल में डिस्कस करना है और रेशियो भी आपको फाइंड आउट करना है। जो एग्जाम्पल हम लेंगे वो ये, गेहूं में कर्नेल का रंग, निल्सन एहले द्वारा इसे अध्ययन किया गया। कर्नेल के रंग के लिए 2 जीन आप बता रहे हैं, उनका क्रॉस आप देखेंगे और रेशियो आपको पता करना है। देखिए यह लक्षण 2 जीन द्वारा नियंत्रित हो रहा है, किस कौन से, ए और बी, ए बी सी डी जो भी हम लिखना चाहें, ए और बी से हम इसको रिप्रेजेंट यहां पर करेंगे। तो क्रॉस स्टार्ट करें, और क्रॉस में आप सभी जानते हैं किसी भी क्रॉस का पहला स्टेप समयुग्मजी जनकों का चयन, जो पैतृक पेरेंट्स लेने वो प्योर आपको लेने, और प्योर एक मैक्सिमम एक्सप्रेशन का होगा और एक मिनिमम एक्सप्रेशन का, क्योंकि हमने कहा था सभी प्रभावी एलील वाले और एक सभी अप्रभावी एलील वाले। तो जहां सभी प्रभावी एलील है वो अधिकतम अपनी अभिव्यक्ति करेगा, और जहां सब अप्रभावी है वो न्यूनतम यानी कि मिनिमम एक्सप्रेशन। तो प्योर पेरेंट हमने लिए, देखिए 2 जीन है, ए और बी, सभी प्रभावी एलील 4 एलील, चारों के 4 प्रभावी है यानी मैक्सिमम, यहां सब रिसेसिव है मिनिमम। क्रॉस हम कराएंगे यहां पर, तो क्रॉस के लिए कर्नेल कलर आपने इसको रेड मान लिया, लाल, और ये व्हाइट। क्रॉस किया हमने कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, F1। अब देखिए ये जो F1 है, यहां आपको क्या मिलेगा, रेड और व्हाइट? नो, रेड नहीं मिल सकता, क्योंकि रेड के लिए सभी प्रभावी होना आवश्यक है, लेकिन यहां प्रभावी एलील की संख्या 2 है, और इसलिए यहां आपको मिलेगा मध्यवर्ती इंटरमीडिएट। यहां इंटरमीडिएट फिनोटाइप मिल रहा है। क्लियर? ये मेन पॉइंट कि जब सभी एलील पूरे डोमिनेंट है तब आपको रेड मिला, चारों के 4 डोमिनेंट, इसलिए हम कह रहे हैं यहां लक्षण की अभिव्यक्ति प्रभावी एलील की संख्या पर निर्भर करेगा। जब 4 प्रभावी एलील है तो रेड, यहां जस्ट हाफ हो गए, 2 ही प्रभावी एलील है, इसलिए आपको मिला यहां पर इंटरमीडिएट F1 पीडी में। अब हमें चाहिए F2। F2 के लिए आप वही सेल्फिंग हमें परफॉर्म करना है, यानी F1 का F1 से क्रॉस सेल्फिंग करें तो आप सभी जानते हैं यहां 4 प्रकार के युग्मक, इसमें भी 4, ये 16 कॉम्बिनेशन का चेकर बोर्ड आपको मिलना है। अब इसी चेकर बोर्ड से आपको यहां रेशियो फाइंड आउट करना है, लेकिन यहां पर रेशियो फाइंड आउट करने का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। मेंडलिज्म में भी आपको ये चेकर बोर्ड मिला, हमने बड़ी आसानी से रेशियो बता दिया, क्योंकि वहां कैपिटल आर राउंड और कैपिटल आर भी राउंड था, कैपिटल वाई येलो और कैपिटल वाई भी येलो। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां जो भी लक्षण प्रारूप है वो किस पर निर्भर कर रहा है, प्रभावी एलील की संख्या पर। यह हमें अच्छे से याद रखना है कि जो भी फिनोटाइप है पॉलीजेनिक में, ये प्रभावी एलील की संख्या पर निर्भर करेगा। तो इसके लिए आपने एक टेबल यहां प्रिपेयर कर रखी है, इसमें कॉलम देखिए, पहला प्रभावी एलील की संख्या, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, दूसरा उस डोमिनेंट एलील जितने मिल रहे हैं उनका जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप और फिनोटाइपिक रेशियो आपको यहां बनता हुआ मिलेगा। तो 1 बाय 1 देखना है, ध्यान से समझे। चेकर बोर्ड आपने बनाया अपने हाथ से, अब यहां आपको काउंट करने नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील लेते हुए। जैसे जीनोटाइप सबसे पहले बॉक्स का क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी, ये हमने लिखा। ये इस पूरे बॉक्स में इस जीनोटाइप वाले कितने आपको मिल रहे हैं, 1, ये 1 ही मिला आपको। अब दूसरा आइए, दूसरा कौन है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इससे काउंट करें, ये कितने, 2, एक ये और एक ये, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये आपको मिले 2। अब तीसरे बॉक्स में आइए, तीसरा क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी, यही। अब इसे काउंट करिए, ये वाले, ये भी आपको कितने मिल रहे हैं, ये यहां, ये आपको 2 दिखाई दे रहे हैं। फिर चौथे बॉक्स में आइए, चौथा कौन सा है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इसे काउंट करिए, 4, ये एक साथ ये 4 ये लिखेंगे, ये एक लाइन में, ये 4 ये हट गए, ये हमने लिखे 4। अब देखिए पहली लाइन हो चुकी है,
ये हम काउंट कर चुके हैं। यहां ये कैपिटल ए स्मॉल बी, ये आपको कितना मिलना है, ये एक ही मिला आपको। अब आइए यहां कैपिटल ए स्मॉल बी आप ले सकते हैं, या स्मॉल ए कैपिटल बी अगर हम लेते हैं तो ये भी आपको मिलना है यहां पर एक। फिर आप ले लीजिए कैपिटल ए स्मॉल बी, ये दो मिल गए, एक ये और एक ये, यहां दो मिले, तो एक एक हम बढ़ते जा रहे हैं आगे। फिर ये आया स्मॉल ए कैपिटल बी, ये दो आप देख सकते हैं यहां पर, और लास्ट है स्मॉल बी, ये हमें मिला एक। क्लियर? अब ये तो जीनोटाइप के आधार पे हमने ये लिख रखे हैं। अब यहीं पर डोमिनेंट एलील, सबसे पहले वाले में आप देखिए कितने डोमिनेंट एलील आपको मिल रहे हैं, 4। फर्स्ट बॉक्स में 4 डोमिनेंट एलील है, यानी 4 डोमिनेंट एलील वाले जीनोटाइप ये आपको एक ही मिले। अब दूसरे बॉक्स में आइए, कितने डोमिनेंट एलील है, 3 डोमिनेंट एलील वाले कितने मिल रहे हैं, ये 2 और 2 4 मिल रहे हैं, ये 3 डोमिनेंट, 1 2 3 1 2 3, ये 3 डोमिनेंट एलील। 3 डोमिनेंट एलील वाले हमें कितने मिले, 4। अब एक और कम करिए, 2 डोमिनेंट एलील वाले कितने, 4 5 6, ये देखिए 2 डोमिनेंट एलील, इसमें भी 2 डोमिनेंट एलील, यहां भी 2 डोमिनेंट एलील, तो ये आप देख सकते हैं 2 डोमिनेंट एलील वाले 6 आपको मिले। फिर एक और कम करें, एक डोमिनेंट एलील, ये एक ही है, यहां भी एक है, तो एक डोमिनेंट एलील वाले आपको कितने मिल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और लास्ट आइए यहां डोमिनेंट एलील 0, एक भी डोमिनेंट एलील आपको यहां पर नहीं मिल रहा है। तो ये डोमिनेंट एलील के बिहाफ पे आपने यहां पे काउंटिंग करी है। तो देखिए 0 डोमिनेंट एलील वाला एक ही मिला है, 1 डोमिनेंट एलील वाले 4 मिले, 2 डोमिनेंट एलील वाले 6 मिले, 3 डोमिनेंट एलील वाले 2 मिले, और 4 डोमिनेंट एलील वाला 1 मिल रहा है। अब आइए इनके फिनोटाइप पर, अभिव्यक्ति लक्षण प्रारूप, और हमने पहले ही कहा था फिनोटाइप किस पर निर्भर करेगा, प्रभावी एलील की संख्या पर। तो प्रभावी एलील की संख्या के आधार पर फिनोटाइप कहेंगे। देखिए जब 4 डोमिनेंट एलील है तो 4 डोमिनेंट एलील होने पर फिनोटाइप मैक्सिमम आएगा, और मैक्सिमम हमारा क्या था, लाल, यहां आपको दिखेगा लाल। अब आइए 3 डोमिनेंट एलील, यानी प्रभावी एलील की संख्या कम हुई तो लक्षण की अभिव्यक्ति भी कम होगी, हल्का लाल हमें दिखेगा। 2 हो गए, यानी और प्रभावी एलील कम हो गए, 2 और 2 यहां पे मिला था, तो ये आपको मिलना है मध्यवर्ती लाल। अब एक डोमिनेंट एलील की संख्या और कम हो गई तो बहुत हल्का लाल। और जब 0 डोमिनेंट एलील है, ये देखिए एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है, तो ये व्हाइट सफेद आपको देखना है। तो इस टेबल में आप बिल्कुल देख सकते हैं कि फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप किस पर निर्भर कर रहा है, प्रभावी एलील की संख्या पर, कि जैसे जैसे प्रभावी एलील की संख्या बढ़ेगी कैरेक्टर का एक्सप्रेशन भी बढ़ेगा, और या प्रभावी एलील की संख्या कम करेंगे तो कैरेक्टर का एक्सप्रेशन भी कम होगा। जब हमारे पास में 0 डोमिनेंट एलील है, कोई प्रभावी एलील नहीं था, फिनोटाइप व्हाइट। जैसे ही आपने एक डोमिनेंट एलील ऐड किया, हल्का सा कलर आया, 2 डोमिनेंट एलील ऐड करने पे कलर और बढ़ा, 3 होने पर और हल्का लाल, 4 होने पर पूरा लाल। यानी कि लक्षण की अभिव्यक्ति बार बार हम कह रहे हैं किस पर निर्भर कर रही है, प्रभावी एलील की संख्या पर। प्रभावी एलील की संख्या के नंबर बढ़ाइए, आप देख सकते हैं अभिव्यक्ति भी बढ़ते हुए आपको मिलेगी। इसके नंबर कम होंगे तो कैरेक्टर का एक्सप्रेशन भी कम होता हुआ मिलेगा। और यहां रेशियो आपको बन जाएगा 1:2, ये 4 आए, 4, ये 6 आ रहे, और ये फिर 4 और ये 1। सो रेशियो आपका बनेगा 1:4:6:4:1 का रेशियो बनेगा। और कुल कितने फिनोटाइप बन गए, 5, 1 2 3 4 5। फिनोटाइप का फॉर्मूला हमने लिया था यूज में, 2n+1। n यहां नंबर ऑफ जीन है, तो यहां 2 जीन आप ले रहे हैं, तो 2 × 2 4 + 1 करेंगे, 5 फिनोटाइप बनते हुए आपको मिल रहे हैं। तो पॉलीजेनिक ध्यान से आपको करना है, आपने चेकर बोर्ड बनाकर एक एक चीजें यहां पे पता करी। मेन इसका रिजल्ट यही जो आपको मिला वो ये कि लक्षण प्रारूप किस पर निर्भर कर रहा है, प्रभावी एलील की संख्या पर निर्भर करता हुआ आपको मिलेगा। तो इन पॉइंट्स को देखें, अगर F2PD में
फिनोटाइपिक रेशियो क्या बना, 1:4:6:4:1। जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो कॉमन है, वही आपको मिलना है दोबारा। फिनोटाइप के प्रकार, कितने प्रकार बने, अभी मैंने कहा 5, फॉर्मूला हमने लगाया 2n+1, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो कुल 5 प्रकार के फिनोटाइप बनेंगे। जीनोटाइप का फॉर्मूला वही है 3 की पावर n, तो 9 प्रकार के जीनोटाइप बनते हुए आपको मिलेंगे। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं 16 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन आपको मिलना है। अब यहां एक मेन पॉइंट, पैतृक पादप की प्रतिशतता जो पेरेंटल प्लांट्स है, पेरेंटल कौन है, रेड और व्हाइट, ये F2 पीढ़ी में कितने % होंगे, कितने मिले, रेड हमें ये 1 मिला और 1 ही हमें व्हाइट मिले, तो यहां पे आप बता सकते हैं 2, पैतृक तो 2 ही बने, एक ये और एक ये, बाकी सब तो कौन, मध्यवर्ती, यानी जो रेशियो हमने लिया 1:4:6:4:1, ये 1 और ये 1, ये पेरेंटल है, एक मैक्सिमम एक मिनिमम, ये बाकी सब कौन थे, मध्यवर्ती थे। तो पेरेंटल कितने आए, 1 और 1 2, ये आपको 2 मिले 16 में से, यानी कि 12.5% आपने बता रखा है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखें, रेशियो आपको ये मिलना है। पॉलीजेनिक में पेरेंटल हमेशा ही 2 बनेंगे, डाइहाइब्रिड है तो 2/16, ट्राइहाइब्रिड होता तो 2/64, क्योंकि एक मैक्सिमम और एक मिनिमम मिलना है, बाकी सारे यहां पर मध्यवर्ती देखने को आपको मिलते हैं। अब ये जो रेशियो आया, इससे अगर हम ग्राफ के पैटर्न में अरेंज करें तो यहां आप देख सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे तो एक बेल शेप ग्राफ बनता हुआ आपको यहां पर मिलेगा, ये आप देख सकते हैं, रेशियो वही 1:4:6:4:1 रेशियो बनते हुए एक बेल शेप ग्राफ यहां बनेगा। सो स्टूडेंट्स, पॉलीजेनिक में नेक्स्ट एग्जांपल है ह्यूमन स्किन कलर, मानव में त्वचा का रंग, जो 3 जीन के द्वारा यहां नियंत्रित होगा। पॉलीजेनिक जैसा कि एक एग्जांपल हम कर चुके हैं, गेहूं में कर्नेल का रंग, जिसमें 2 जीन थे, क्रॉस हमने देखा, रेशियो फाइंड आउट किया, सेम वैसे यहां पर भी रेशियो आपको पता करना है। तो कैरेक्टर 1 है त्वचा का रंग, इसे कंट्रोल करने के लिए जीन आपको मिल रहे हैं 3, यानी ये पॉलीजेनिक का एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। यहां भी रेशियो देखेंगे, डेवेनपोर्ट ने इसका अध्ययन किया, 3 जीन आप A, B और C से बता सकते हैं। यहां पर क्रॉस आप सभी जानते हैं, क्रॉस हमेशा प्योर पेरेंट्स के बीच में होगा, और यहां जो प्योर है, जब सभी प्रभावी एलील तो मैक्सिमम कहलाएंगे, और यदि सभी अप्रभावी तो उसे मिनिमम यानी न्यूनतम अभिव्यक्ति कहेंगे। तो मैक्सिमम के लिए A, B और C ये सभी आपको डोमिनेंट मिलेंगे। आप देखिए सभी प्रभावी एलील, मिनिमम में सभी अप्रभावी एलील। कलर देखें तो सारे प्रभावी होने पर नेग्रो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है, और सभी रिसेसिव होने पर व्हाइट हमने यहां पर मान के चलना है। क्रॉस किया, F1 में हेट्रोजाइगस होंगे। अब F1 में क्या आएगा, नेग्रो ब्लैक या व्हाइट, नहीं, नेग्रो ब्लैक के लिए 6 A, B, C जो आप देख रहे हैं, ये सभी प्रभावी होने चाहिए, क्योंकि यहां लक्षण की अभिव्यक्ति प्रभावी एलील की संख्या पर निर्भर कर रहा है, और यहां प्रभावी एलील की संख्या 6 हमें दिख रही है, यहां प्रभावी एलील 0 है, यहां प्रभावी एलील 3 है, यानी जस्ट हाफ मध्यवर्ती आपको मिलेगा, जिसे मुलैटो भी यहां पर कहा जाता है। तो इंटरमीडिएट मध्यवर्ती या ब्राउन, इंटरमीडिएट ब्राउन या मुलैटो, जो भी आप नाम देना चाहें F1 पीढ़ी में। अब चाहिए हमें F2, तो F2 के लिए सिब मैटिंग हम बताएंगे, और सिब मैटिंग के लिए अगर देखें तो ये एक तरह से ट्राई हाइब्रिड है, F1 को F1 से क्रॉस करें, ट्राई हाइब्रिड। तो ट्राई हाइब्रिड में कुल 8 प्रकार के युग्मक बनेंगे नर, और 8 ही प्रकार के मादा युग्मक, यानी कि 64 कॉम्बिनेशन का एक चेकरबोर्ड, काफी बड़े साइज का चेकरबोर्ड बनते हुए आपको मिलता है, जिसे ड्रॉ नहीं करना है। यहां केवल हमने बता दिया ये क्रॉस करेंगे तो 64 कॉम्बिनेशन का एक चेकरबोर्ड बनेगा। अब यहां पर भी रेशियो फाइंड आउट करना है हमें, जैसे हमने कर्नेल कलर में देखा था। तो इधर भी एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करें, डोमिनेंट एलील के नंबर, और उसी नंबर से उनकी अभिव्यक्ति हमें दिखेगी, और वो आपको बताना है रेशियो। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें डोमिनेंट एलील कितने, इसमें 6, सबसे पहले बताएंगे 6 डोमिनेंट एलील, कम करते चलेंगे, फिर 5, 4, 3, 2, 1 और 0।
तो इस तरह से ये डोमिनेंट एलील के नंबर यहां बताएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपने बताया। अब आपको देखनी इनकी अभिव्यक्ति कि 0 डोमिनेंट एलील होने पर फिनोटाइप कितना हो, कैसा होगा। 1 डोमिनेंट एलील बढ़ा, अब लक्षण प्रारूप कैसा होगा। 2 डोमिनेंट एलील पर कैसे, 3 पे कैसे, 4, 5, 6। तो आप सभी जानते हैं जैसे जैसे डोमिनेंट एलील के नंबर बढ़ते जाएंगे फिनोटाइप का एक्सप्रेशन भी बढ़ता हुआ आपको मिलेगा, या डोमिनेंट एलील के नंबर्स कम होंगे तो फिनोटाइप का एक्सप्रेशन भी कम होता हुआ मिलना है। 1 बाय 1 ले। सबसे पहले देखते हैं, अगर सभी एलील प्रभावी है मैक्सिमम 6 तो आपको मिला नेग्रो ब्लैक। अगर प्रभावी एलील की संख्या 5 है तो आपको मिल रहा है वेरी डार्क ब्राउन। 4 होने पर डार्क ब्राउन। प्रभावी एलील की संख्या 3, ये देखिए यहां 3 है, 1, 2, 3 F1। 3 होने पर मुलैटो आपको मिल रहा है। 2 प्रभावी एलील होने पर लाइट ब्राउन आप देख सकते हैं। 1 प्रभावी होने पर बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगा, और 0 प्रभावी एलील है तो व्हाइट। तो यहां देखिए, यहां पे सेम वही पॉइंट कि जब आपके पास में एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है तो फिनोटाइप आपको व्हाइट देखने को मिल रहा है। जैसे ही आपने एक डोमिनेंट एलील बढ़ाया फिनोटाइप बढ़ा, लाइट ब्राउन, वेरी लाइट ब्राउन। 2 होने पर लाइट ब्राउन, 3 पे मुलैटो, 4 पे डार्क ब्राउन, 5 पे वेरी डार्क और 6 पे नेग्रो ब्लैक। तो यहां भी वही आप देखिए, जैसे जैसे प्रभावी एलील की संख्या बढ़ते जा रही है कैरेक्टर का एक्सप्रेशन भी बढ़ता जा रहा है, या प्रभावी एलील की संख्या कम करें तो कैरेक्टर का एक्सप्रेशन भी कम होगा। पूरे टॉपिक में इस लाइन को बार बार कहा जा रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉलीजेनिक में लक्षण की अभिव्यक्ति प्रभावी एलील की संख्या पर निर्भर करता है। अगर प्रभावी एलील की संख्या बढ़ेगी तो अभिव्यक्ति भी बढ़ेगा, और प्रभावी एलील की संख्या कम होगी तो अभिव्यक्ति कम होते हुए मिलते हैं। जब सारे प्रभावी होंगे तो मैक्सिमम, सभी अप्रभावी होंगे तो मिनिमम, और बाकी सब कौन, इंटरमीडिएट, एक तरह से मध्यवर्ती आपको मिल रहे हैं। अब रेशियो, ये आपको यहां पे याद रखना होगा कि ये जो आपको मिले 1 फिनोटाइप टोटल आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फिनोटाइप है। 3 जीन से कंट्रोल हो रहा है, फॉर्मूला वही 2n+1। तो रेशियो आपको याद रखना है 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1। ये रेशियो चेकर बोर्ड से काउंटिंग करने पे हमें मिलता है, जो यहां आपको याद ही रखना होगा। यहीं पर अगर आप देखें नेक्स्ट पॉइंट, इसी को ही लेते हुए F2PD में फिनोटिपिक रेशियो जो अभी हमने लिखा वही 1:6:15:20:15:6:1। जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो ट्राई हाइब्रिड की तरह हुआ, पहले भी हमने बताया। इन तीनों को 1:2:1 इंटू 1:2:1 इंटू 1:2:1 को मल्टीप्लाई करें तो टोटल 27 प्रकार के जीनोटाइप आपको यहां पे मिलेंगे। फिनोटाइप के प्रकार का फॉर्मूला दे रखा है 2n+1, और n की वैल्यू यहां 3 है क्योंकि 3 जीन से ये कंट्रोल हो रहा है। तो कुल फिनोटाइप बनते हैं 7, देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 आपको यहां पे फिनोटाइप देखने को मिले। जीनोटाइप के प्रकार वही फॉर्मूला है जैसा पहले मैंने कहा, 27 आपको यहां पर बनते हुए दिखेंगे। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला वही है 4n, तो 64 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन आपको यहां मिलने क्योंकि n की वैल्यू 3 है। अब पैरेंटल पहले भी मैंने कहा यहां 2 ही बनेंगे, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। कुल कितने में से 64 में से आपको मिलना है, यानी इतने % आपको पैरेंटल मिलेगा। अब यहां ये देख सकते हैं आप, पैरेंटल यही था, नेग्रो ब्लैक एक और एक व्हाइट, ये 2 ही आपको मिलते पैरेंटल, बाकी सभी इंटरमीडिएट थे। तो 2 कुल कितने में से 64 में से आपको मिले। अब इसे भी अगर ग्राफ के फॉर्म में हम अरेंज करें तो यहां पर भी सेम वही बेल शेप ग्राफ बनता हुआ आपको मिलेगा। ये प्रभावी एलील की संख्या और ये इनके नंबर्स अगर हम देखें तो ये बेल शेप में ग्राफ बनता हुआ आपको दिखाई देगा। यहां पर भी बेल शेप कर्व आप देख रहे हैं, सतत विविधता, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन आप देख रहे हैं। पॉलीजेनिक एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन हमें दिखाई देगा। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, निरंतर, याद करिए आपको शुरुआत में बताया भी था। हाइट ऐसे कैरेक्टर है, त्वचा का रंग ऐसा कैरेक्टर है जिसमें बहुत ज्यादा निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी आपको विविधता देखने को मिलती है। और इस वेरिएशन का एक बड़ा कारण यही कि यहां लक्षणों की अभिव्यक्ति किस पर निर्भर, प्रभावी एलील की संख्या पर।
और इसलिए यहां काफी ज्यादा विविधता हमें देखने को मिलेगी। क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, पॉलीजेनिक आप देख रहे हैं जहां एक कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन कंट्रोल कर रहे हैं। पॉलीजेनिक में आपने दोनों एग्जाम्पल और उनके रेशियो डिटेल में हमने डिस्कस किया, गेहूं में कर्नेल का रंग और मानव में त्वचा का रंग। अब यही इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक मात्रात्मक लक्षण 4 बहु जीन द्वारा नियंत्रित होता है। F2PD में पैतृक पादप जैसे फिनोटाइप की प्रायिकता क्या होगी? ये याद रखें, 4 बहुजीनी आपको दे रखे हैं और पैतृक जैसे फिनोटाइप आने की प्रायिकता क्या होगी, हमें सॉल्व करना है। तो देखिए बहुजीनी 4 लक्षण से हो रहा है, 4 जीन से। तो यहां जाइगोटिक कॉम्बिनेशन सबसे पहले हम देखें कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अगर किसी लक्षण को 4 जीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फॉर्मूला जानते हैं, 4 की पावर n 4 है, तो यहां आपको मिलेंगे 256। तो टोटल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन तो हुए 256। अब पैतृक कितने होंगे ये आपको याद रखना है, पहले ही मैंने कई बार कहा है 2। पॉलीजेनिक में हमेशा फिक्स है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है वो हमेशा 2 ही मिलेंगे, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम, बाकी सब इंटरमीडिएट है। डाइहाइब्रिड है 2 होंगे 16 में से, ट्राई हाइब्रिड है 2 होंगे 64 में से, और ये जैसे 4 जीन है तो 2 ही आपको मिलने 256 में से। तो पैतृक आपको मिलेंगे 256 में से आपने बताना है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन। पॉलीजेनिक में हमेशा ध्यान रखिए पेरेंटल 2 ही मिलना है, 1 मैक्सिमम 1 मिनिमम। एक और क्वेश्चन अगर आप लें, यहां देखिए एक मात्रात्मक लक्षण की F2PD में 17 फिनोटिपिक श्रेणियां आपको मिल रही है, 17 अलग अलग प्रकार के लक्षण प्रारूप आपको मिले। यह लक्षण कितने बहुजीन द्वारा नियंत्रित होगा? काफी सिंपल कि एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको 17 फिनोटाइप देखने को मिल रहे हैं, तो केवल आपको बताना है कि जब 17 फिनोटाइप मिल रहे हैं तो इस लक्षण को नियंत्रित करने के लिए कितने जीन होंगे। तो यहां भी फॉर्मूला फिनोटाइप का 2n प्लस लेते हुए ही हमें सॉल्व करना है। काफी सिंपल, फिनोटाइप के प्रकार का फॉर्मूला था 2n + 1 और n था नंबर ऑफ जीन, तो वही n हमें यहां पता करना है, नंबर ऑफ जीन। तो 17 हमें टोटल दे रखे हैं, कितने 2n + 1 जो फॉर्मूला है, यानी कुल फिनोटाइप के प्रकार 17। n हमें फाइंड आउट करना है, तो 17 - 1 आपने बताया इज इक्वल टू 2n, तो 16 हुआ 2n। तो n की वैल्यू आती है यहां पर 8, यानी कि कुल कितने जीन द्वारा यह नियंत्रित होगा? 8। कि अगर कोई लक्षण 8 जीन के द्वारा कंट्रोल होगा तभी आपको कुल 17 फिनोटाइप देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यहीं पर पॉलीजेनिक में कुछ फॉर्मूला और हम देखें, एक मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसके थ्रू भी आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने। देखिए पॉलीजेनिक में एक पॉइंट हम बार बार कहते आ रहे हैं कि यहां लक्षण की अभिव्यक्ति किस पर निर्भर कर रही है? प्रभावी एलील की संख्या पर। हम बार बार कह रहे हैं कि जैसे जैसे प्रभावी एलील की संख्या बढ़ेगी लक्षण की अभिव्यक्ति भी बढ़ता जाएगा। और हमने 2 एग्जाम्पल में देखे भी कि जैसे आप कोई एक प्रभावी एलील ऐड करते हैं लक्षण की अभिव्यक्ति बढ़ती है, यानी कि उस प्रभावी एलील ने वहां अपना योगदान दिया है। तो उसी योगदान को अब हमें पता करना है कि एक प्रभावी एलील का लक्षण की अभिव्यक्ति में कितना योगदान है। आपने देखा भी था, जैसे आपने कहा कैपिटल टी 10 सेंटीमीटर है या कैपिटल टी स्मॉल टी 7.5 सेंटीमीटर था, तो एक प्रभावी एलील होने पर 7.5, 2 प्रभावी एलील होने पर 10, यानी कि हाइट बढ़ी। तो किसी एक प्रभावी एलील के जुड़ने पर कितनी हाइट बढ़ी, उस प्रभावी एलील का कितना योगदान है लक्षण की अभिव्यक्ति में, उस योगदान को हमें मालूम करना है। और उसे ज्ञात करने का एक सीधा सा फॉर्मूला है, प्रत्येक प्रभावी एलील का योगदान किसके बराबर? फॉर्मूला में मैक्सिमम एक्सप्रेशन अधिकतम जो आया वो माइनस कर देंगे मिनिमम एक्सप्रेशन से जो न्यूनतम अभिव्यक्ति है, और उसे आपने डिवाइड कर देना है प्रभावी एलील की संख्या से। टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, कुल जितने भी प्रभावी एलील की संख्या है उससे आप डिवाइड कर दें, तो आपको प्रभावी एलील का योगदान मिल जाएगा। फिर से कह रहा हूं कि आपने बताया पॉलीजेनिक में लक्षण की अभिव्यक्ति निर्भर करती है प्रभावी एलील की संख्या पर। अब सवाल ये
कि जैसे हम प्रभावी एलील ऐड करते हैं लक्षण की अभिव्यक्ति बढ़ती है। तो हमें मालूम होना चाहिए उस प्रभावी एलील ने अपना कितना योगदान दिया है। तो अब प्रभावी एलील का कितना योगदान है वो एक सिंपल से फॉर्मूला से मालूम चलता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम बाय टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। यहां जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे उनमें डाटा दे रखे होंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू आपको लगाना है। जीन प्रारूप दे रखा होगा जिससे हमें प्रभावी एलील की संख्या दिख जाएगी और वो आप फॉर्मूला पे अप्लाई करें, अधिकतम माइनस न्यूनतम और डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील से प्रभावी एलील का योगदान मिल जाएगा। ये पहला फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला आपको यहां ध्यान रखना है और कब काम में लेंगे, दिए गए जीनोटाइप का फिनोटाइप। यहां कई बार आप देखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक कुछ भी जीनोटाइप आपको दे दिया जाएगा। अब कहा जाएगा इस जीनोटाइप के आधार पर बताएं कि इसका लक्षण प्रारूप क्या होगा, यानी उसकी हाइट क्या होगी, उसका वजन कितना होगा। तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं, उसके लिए आपको बताना है जो मिनिमम एक्सप्रेशन है पहले हम वो लिखेंगे, न्यूनतम अभिव्यक्ति प्लस प्रत्येक प्रभावी एलील का योगदान, वो इस फॉर्मूला से हमें मिल जाएगा। तो यहां फिर हमने लिखा प्रत्येक प्रभावी एलील का योगदान इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, प्रभावी एलील की कुल संख्या से। तो ये दो फॉर्मूला अच्छे से याद रखें जो अभी क्वेश्चन में आपको यूज में लेने। पहला, प्रभावी एलील का योगदान पता करना हमें आना चाहिए, काफी सिंपल, मैक्सिमम माइनस मिनिमम बाय टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, आपको मिल गया प्रभावी एलील का योगदान। सेकेंड, जब भी कोई जीन प्रारूप दे रखा है, अब उसकी हाइट वेट जो भी पता करना है लक्षण प्रारूप, तो उसका भी सीधा सा फॉर्मूला है, हमेशा मिनिमम जो एक्सप्रेशन है न्यूनतम अभिव्यक्ति वो तो हमें लिखनी है, प्लस उसमें आपने क्या बता देना है, प्रभावी एलील का योगदान जो हमने पता किया और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उस जीन प्रारूप में जितने भी प्रभावी एलील दे रखे हैं। तो इन दोनों फॉर्मूला को यूज में लेते हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे। तो एक सवाल आपके सामने देखिए, एक पादप जो ए व बी एलील के लिए समयुग्मजी है, ये याद रखें समयुग्मजी है, इसकी लंबाई 200 सेंटीमीटर है जबकि पादप की न्यूनतम लंबाई 120 सेंटीमीटर है। यानी ये तो दे दिया मैक्सिमम और ये दे दिया आपको मिनिमम। अब हमें ज्ञात क्या करना है, पहला प्रभावी एलील का योगदान और दूसरा इस जीनोटाइप वाले पादप की लंबाई, यानी दोनों फॉर्मूला हमें लेना है। पहले हम ज्ञात करेंगे प्रभावी एलील का योगदान, फॉर्मूला मैक्सिमम माइनस मिनिमम बाय टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, तो प्रभावी एलील का योगदान मिल जाएगा और फिर इससे आप इसकी हाइट बता सकते हैं दूसरे वाले फॉर्मूला से। तो सॉल्व करेंगे किस तरह से, देखिए सबसे पहले आपने बताया मैक्सिमम दे रखा है 200 सेंटीमीटर, क्वेश्चन साफ लिखा है ए व बी के लिए समयुग्मजी है तो हमने समयुग्मजी लिखा। ये देखिए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, आपने समयुग्मजी लिखा है तो ये मैक्सिमम हुआ, अधिकतम अभिव्यक्ति 200 सेंटीमीटर। अब मिनिमम कब होगा, जब सभी एलील रिसेसिव होंगे। मिनिमम दे रखा है 120 सेंटीमीटर, दोनों आ गए। अब फॉर्मूला में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो कंट्रीब्यूशन योगदान पता करने के लिए मैक्सिमम 200 माइनस मिनिमम 120 और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील से। कुल प्रभावी एलील कितने हैं, 4, कुल प्रभावी एलील 4, इससे आपने डिवाइड करना है तो 80/4 आंसर आया 20। तो प्रभावी एलील का योगदान कितना हुआ, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट, मैक्सिमम माइनस मिनिमम बाय टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील आपको मिल गए 4, तो एक प्रभावी एलील का योगदान हुआ यहां पर 20 सेंटीमीटर। दूसरे सवाल पे आइए, इसकी हाइट पूछिए, कैपिटल ए स्मॉल बी की हाइट पूछिए और हाइट के लिए यहां फिनोटाइप पता करने का क्या फॉर्मूला था, सबसे पहले हम बताते हैं मिनिमम कितना है, 120 हमने लिखा, फॉर्मूला में आपको दे रखा था, प्लस क्या ऐड करेंगे, योगदान कंट्रीब्यूशन कितना है 20, ये हमने योगदान दिया और इससे मल्टीप्लाई करते हैं कुल प्रभावी एलील की संख्या से। यहां पर कुल प्रभावी एलील कितने हैं, एक ही दिख रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 120 प्लस 20, ये आ गया आपका 140। यानी इस पादप की ऊंचाई हाइट आपको मिलनी है 140 सेंटीमीटर।
तो ये दोनों पार्ट आपको बता दिए गए। दोनों फॉर्मूला सिंपल है। योगदान पता करना है तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम बाय टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। किसी का फिनोटाइप पता करना है तो सबसे पहले तो लिखिए मिनिमम प्लस योगदान और उसे कुल जितने भी डोमिनेंट एलील है उससे मल्टीप्लाई करना है। एक और क्वेश्चन आप लेते हैं यहां पर प्रैक्टिस के लिए, देखते हैं नेक्स्ट। एक पादप जिसका जीनोटाइप, देखिए 3 जीन है लेकिन तीनों हेट्रोजाइगस है, TRG हेट्रोजाइगस है, 300 ग्राम भार का एक फल उत्पन्न करता है, जबकि फल का न्यूनतम भार 210 ग्राम है। हेट्रोजाइगस में 300 दे रखा है, मिनिमम आपको दे दिया, मिनिमम कितना है 210 ग्राम। तो क्या क्या ज्ञात करने हैं? 3 चीजें। पहले प्रत्येक प्रभावी एलील का योगदान, वही फॉर्मूला लगेगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम। दूसरा फल का अधिकतम भार, अधिकतम मैक्सिमम वेट कब मिलेगा? जब सभी प्रभावी एलील होंगे, यानी यहां पर टोटल 6 होंगे तो 6 के 6 प्रभावी होंगे तो मैक्सिमम वेट हमें मिलेगा। और तीसरा इस जीनोटाइप वाले पादप के फल का भार। तो एक एक करके हम यहां पर लेते हैं। सबसे पहले जो जीन प्रारूप दे रखा है ये, और इसका वजन दे रखा है 300 ग्राम। मिनिमम कब आएगा? जब सारे रिसेसिव होंगे, और मिनिमम हमें दे रखा है 210 ग्राम। तो फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन योगदान का मैक्सिमम, यहां मैक्सिमम कौन होगा? 300 जो हमें दिया है इसके अकॉर्डिंग, माइनस मिनिमम 210, और यहां डिवाइड करेंगे किससे? कुल प्रभावी एलील की संख्या। अब कुल प्रभावी एलील की संख्या कितनी है यहां पर? 1 2 3, ये मैक्सिमम हमने माना 300 को, तो कुल प्रभावी एलील आपको लेने यहां पर 3। तो जब यहां कुल प्रभावी 3 लिए तो आंसर आया 30 ग्राम। तो एक प्रभावी एलील का योगदान आपको मिलना है 30 ग्राम। क्लियर? दूसरा पूछा है अधिकतम भार, फल का अधिकतम भार यानी मैक्सिमम वेट, और हम सभी जानते हैं मैक्सिमम कब आएगा? जब सारे एलील प्रभावी हो। ये देखिए अब यहां सारे प्रभावी हो गए, 6 के 6 प्रभावी। अब इसका लक्षण प्रारूप पता करना है तो सबसे पहले मिनिमम आप लिखेंगे, मिनिमम कितना है 210, प्लस योगदान हमें बताना है, योगदान हमने पता किया 30 है, इसे कुल प्रभावी एलील की संख्या से मल्टीप्लाई करें। कुल प्रभावी एलील कितने यहां 6 आपको मिलने हैं। तो यहां आंसर अगर हम देखें 210 और ये 180, 390 आपको मिलना है अधिकतम वजन। लास्ट पूछा वेट, इस जीनोटाइप, इससे जो फल उत्पन्न होगा उसका आपको भार बताना है। तो वही फॉर्मूला फिर से लगना है। सबसे पहले मिनिमम 210 है, प्लस योगदान, योगदान कितना है हमने पता किया 30, ये योगदान, और इनटू टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। अब यहां टोटल डोमिनेंट एलील कितने? 1 2 3 4, ये 4 आपको यहां कुल डोमिनेंट एलील दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इसे सॉल्व करें तो यहां आपको मिलना है 330 ग्राम। क्लियर? तो इस तरह से तीनों पार्ट हमने सॉल्व किए। तो दोनों फॉर्मूला अच्छे से याद रखें, जब भी पूछा जाए कंट्रीब्यूशन योगदान तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम को टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील से डिवाइड कर दें। फिर अगर किसी का लक्षण प्रारूप पूछा है तो सबसे पहले हमें मिनिमम जोड़ना है, प्लस फिर जो योगदान हमने पता किया वो, और उस जीन प्रारूप में जितने भी प्रभावी एलील है उससे आप मल्टीप्लाई कर दें। तो आप देखेंगे आपको यहां पर इजीली आंसर मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट टॉपिक एक काफी छोटा सा टॉपिक, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, कोशिका द्रव्य वंशागति, या इसे मैटरनल इनहेरिटेंस आप कह सकते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस कहा गया है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, यूनिपैरेंटल इनहेरिटेंस, कई सारे नाम इसे दे रखे हैं। सो कोशिका द्रव्य वंशागति की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट, इन्हें बताने वाले पर्सन कार्ल कॉरेंस, और कार्ल कॉरेंस इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल मिराबिलिस जलापा। पहले भी हमने ये लिया मिराबिलिस जलापा जिसमें कॉरेंस ने अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाया था। तो यही मिराबिलिस जलापा में कार्ल कॉरेंस ने कोशिका द्रव्य वंशागति को भी कहा है। देखिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नाम से ही मीनिंग क्लियर कर रहा है कि यहां जो जीन है या जो इनहेरिटेंस कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन, ये कहां उपस्थित होंगे? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। तो जो जीन साइटोप्लाज्म में हमें मिल रहे हैं उन्हें हम कहेंगे साइटोजीन या साइटोप्लाज्मिक जीन। इनके द्वारा जो कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर, और इनकी वंशागति को हमने कहना है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस।
और ये भी हम जानते हैं, सेल बायो में भी आपने सुना है कि साइटोप्लाज्मिक जीन मींस की डीएनए हमें कहां मिल सकते हैं? दो सेल ऑर्गेनेल्स है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, जहां आपको डीएनए यानी साइटोजीन देखने को मिलते हैं। तो कुछ पॉइंट्स अगर हम देखें यहां पर, तो कोशिका द्रव्य जीन के द्वारा नियंत्रित होने वाले लक्षणों की वंशागति को कोशिका द्रव्य वंशागति कहते हैं, डेफिनेशन जो अभी आपको कहा भी गया था। और कोशिका द्रव्य में उपस्थित जीन को साइटोजीन या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन कहते हैं। यह भी पॉइंट अभी आपसे कहा गया। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्यों कहा है? क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर है, साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्मिक जीन को ही आप एक्स्ट्रा न्यूक्लियर या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन भी कह सकते हैं यहां पर। फिर साइटोजीन कोशिकांगों में, जैसा मैंने पहले भी कहा, माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक यानी जिसे आप प्लास्टोजीन कहते हैं वहां मिलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, इन दो सेल ऑर्गेनेल में कॉमनली साइटोप्लाज्मिक जीन या डीएनए देखने को मिलते हैं और यही कुछ कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेंगे। यहां पर कोशिका में उपस्थित कुल साइटोजीन प्लाज्मोन भी कहलाते हैं, ये नाम भी दे सकते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है इस टॉपिक का, वो ये, जाइगोट को कोशिका द्रव्य मादा युग्मक से प्राप्त होता है, इसलिए कोशिका द्रव्य वंशागति को मातृत्व वंशागति भी कहते हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे कहा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को आप मैटरनल इनहेरिटेंस, मातृत्व वंशागति या यूनिपैरेंटल इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। क्योंकि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में हमेशा ध्यान रखें, जो संतति बन रही है या जो जाइगोट बना है उसमें साइटोजीन केवल एक ही जनक से आता है। देखिए अभी तक तो हम पढ़ते आए बाइपेरेंटल, हम रेगुलर कह रहे हैं एक जीन नर जनक से आया, एक जीन मादा जनक से आया, एन और एन 2n बने, आ रहे वो जीन, लेकिन वो न्यूक्लियस के हैं। जो साइटोप्लाज्मिक जीन है वो हमेशा एक ही जनक से आता है और वो आता है केवल मादा जनक से। ध्यान रखिएगा, जो न्यूक्लियस के जीन है वो तो दोनों से आए, नर जनक मादा जनक, तो आपने कहा n+n 2n। लेकिन जो साइटोप्लाज्मिक जीन है, जब भी दोनों युग्मकों का फ्यूजन होगा और जो जाइगोट बना, तो उसमें जो साइटोप्लाज्म है वो केवल मादा जनक से ही आया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यही कहा है, जाइगोट को कोशिका द्रव्य, जो जाइगोट बना है उसको कोशिका द्रव्य मादा युग्मक से प्राप्त होता है, यानी मादा से ही केवल साइटोप्लाज्मिक जीन आएंगे, नर से साइटोप्लाज्मिक जीन नहीं आ पाया। तो सिंपल सी बात, जो संतति बनेगी उसमें साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर या साइटोप्लाज्मिक जीन केवल एक ही जनक से आया और वो मादा जनक से, और इसलिए इसे हमने कहा मातृत्व वंशागति यानी कि मैटरनल इनहेरिटेंस। जैसा पहले ही आपसे कहा गया, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हम मातृत्व वंशागति या मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। क्यों? कारण यही है क्योंकि संतति में साइटोप्लाज्मिक जीन केवल मादा जनक से आएगा। और ये पॉइंट आपको आगे अच्छे से याद रखना है कि अगर जब हम पेडिग्री, साइटोप्लाज्मिक पेडिग्री देखेंगे तो जो लक्षण मादा में मिलेंगे साइटोप्लाज्मिक से रिलेटेड, वही लक्षण आपको संततियों में देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियस के जीन दोनों जनकों से आ रहे हैं, नर जनक और मादा जनक से, लेकिन साइटोप्लाज्मिक जीन केवल और केवल मादा जनक से आया और इसलिए इसे आप मातृत्व वंशागति कहेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के ध्यान रखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट आज का टॉपिक है हमारा यहाँ पे वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। यहां काफी एक सिंपल सा सिद्धांत दे रखा है, किसने दिया है वो हम देखेंगे और इस सिद्धांत में क्या पॉइंट्स कवर किए गए वो आपको यहां पर देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि इस सिद्धांत को देने वाले पर्सन सटन एंड बोवेरी। कब दिया? 1902 में। तो ये आपको याद रखना है, 1902 में दो साइंटिस्ट सटन एंड बोवेरी, इन्होंने यहां पे दिया है गुणसूत्रीय सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत यहां पे दिया गया है ये एक्चुअल में मेंडलियन जो फैक्टर था जिसे अब हम कह रहे हैं जीन, उस जीन को क्रोमोसोम से, गुणसूत्र से कंपेयर करके दिया है। और ये यहां पर सेल डिवीजन में जो मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, उसी आधार पर यहां पे आपको इस सिद्धांत के पॉइंट्स मिलेंगे। तो जैसे एक पॉइंट यहां देखें, सटन ने मेंडल के सिद्धांत यानी जो कारक थे कि ज्ञान को अर्धसूत्रण के समय गुणसूत्रों के व्यवहार के साथ जोड़कर
वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। यही अभी आपसे कहा गया कि जो मेंडल का रिजल्ट था फैक्टर या कारक, जैसे हम कह रहे हैं जीन, उसी जीन को इन्होंने गुणसूत्र से कंपेयर किया है और इस कंपैरिजन को मियोसिस अर्धसूत्रीय विभाजन के आधार पर समझाने को ट्राई किया है अपने इस सिद्धांत में। यहीं पर आप बता रहे हैं इस सिद्धांत के अनुसार जो जीन है, जो मैंने पहले कहा, इस जीन को आपने क्रोमोसोम से कंपेयर किया है और मियोसिस से आप इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे मेंडल ने कहा था लक्षणों का निर्धारण करने वाला कारक, यहां सटन एंड बोवेरी ने बताया कि जो कारक है वो कारक एक्चुअल में गुणसूत्रों पर ही उपस्थित होते हैं। क्लियर पॉइंट्स यहां पर कि आप बता रहे हैं लक्षणों को जो कंट्रोल करेगा वो है जीन, जिसे मेंडल ने कहा था फैक्टर या कारक। सटन एंड बोवेरी ने अपनी थियरी में यह बताया कि मेंडल ने जो कारक कहा था वो कारक गुणसूत्रों पर ही कहीं ना कहीं उपस्थित है और इस कारक को इन्होंने गुणसूत्र और मियोसिस से कैसे कंपेयर किया, क्योंकि देखिए मेंडल ने कहा था कारक जोड़े में पाए जाते हैं और यहां गुणसूत्र ये भी जोड़े में पाए जाते हैं, यानी ये कंपैरिजन आप देख सकते हैं, सिमिलैरिटी आपको समानता देखने को मिल रही है। तो यहां वंशागति के जो सिद्धांत थे मेंडल के, उसे आप गुणसूत्र के आधार पे, मियोसिस के आधार पे समझा रहे हैं, उसे ही हमने कहा है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। तो पहला पॉइंट ध्यान से, मेंडल ने कहा कारक जोड़े में पाए जाते हैं और आप देख सकते हैं गुणसूत्र भी आपको जोड़े में मिलने। सेकंड, मेंडल ने यह कहा था कि जब युग्मक बन रहे, जब हमने सेल्फिंग करी थी, तो पृथक्करण का पॉइंट उन्होंने कहा, यानी जो कारक जोड़े में पाए जाते हैं वो पृथक हो जाते हैं। और ये चीज अब हम जानते हैं मियोसिस अर्धसूत्रीय विभाजन में जो भी गुणसूत्र आपको जोड़े में, पेयर में मिलता है, ये गुणसूत्र अर्धसूत्रीय विभाजन के समय, मियोसिस के समय होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट, जिसे मेंडल ने कहा था पृथक्करण। यानी जो मेंडल के पॉइंट्स है उससे आप क्रोमोसोम और मियोसिस से कंपेयर करके ही ये थियरी बना रहे हैं गुणसूत्रीय सिद्धांत। तो मेंडल ने कहा कारक जोड़े में, यहां गुणसूत्र जोड़े में आपको मिल रहे हैं। फिर मेंडल ने कहा कारक पृथक हो जाएंगे, यहां मियोसिस में आप देखते हैं गुणसूत्र पृथक होते हुए आपको मिलते हैं। यही पॉइंट्स आपने यहां पर बताया। तो पहला पॉइंट याद रखें, सटन एंड बोवेरी ने दिया इसे कब, 1902 में। इन्होंने मेंडल के कारक वाले जो ज्ञान है उसे क्रोमोसोम से कंपेयर किया और उसे मियोसिस से ही आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। क्लियर, कारक जोड़े में, गुणसूत्र भी जोड़े में, कारक पृथक होगा, गुणसूत्र भी पृथक होगा मियोसिस यानी अर्धसूत्रीय विभाजन के समय। नेक्स्ट, यहीं पर अगर आप देखें तो यहां बता रहे इस सिद्धांत को, यानी जो वंशागति का सिद्धांत था, इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने वाले पर्सन कौन, टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। और याद करिए टीएच मॉर्गन, ये टर्म, ये नाम आपने जेनेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन में बताया था कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन थे, टीएच मॉर्गन। ये नाम उस समय भी हमने लिया था कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के जनक आपने कहा था मेंडल, लेकिन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन थे, टीएच मॉर्गन। और इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यानी इन्होंने किस पर प्रयोग किया, तो वो बताना है आपने ड्रोसोफिला पर। तो वंशागति का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है वो किसने दिया कहा जाए आपसे, तो आप बताएंगे सटन एंड बोवेरी ने। लेकिन इस सिद्धांत को प्रायोगिक रूप से किसने प्रूफ किया, तब आपने बताना है वो कौन, टीएच मॉर्गन। और किसमें प्रूफ किया, तो इनका मटेरियल ड्रोसोफिला पर इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। तो यही पॉइंट नेक्स्ट आपको दिख रहा है, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर या जिसे कॉमनली कहा गया है फल मक्खी, इस पर इन्होंने अपना कार्य किया था। और यहां ड्रोसोफिला का एक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने, यहां नर और मादा दोनों ड्रोसोफिला हम देख सकते हैं। ड्रोसोफिला में आप देखेंगे जो मेल ड्रोसोफिला है नर, वो स्मॉल साइज में होगा फीमेल के कंपैरिजन में, यानी जो मादा ड्रोसोफिला है वो बड़े साइज में और नर ड्रोसोफिला आपको यहां पर छोटे साइज में दिखाई देना है। तो 2 पॉइंट, क्रोमोसोमल थियरी देने वाले पर्सन तो सटन एंड बोवेरी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने वाले पर्सन टीएच मॉर्गन। मॉर्गन का मटेरियल हमने कहा है ड्रोसोफिला। यहीं अब एक पॉइंट आपसे लिया गया क्वेश्चन के फॉर्म में कि मॉर्गन ने अपने प्रयोग के लिए
ड्रोसोफिला का ही चयन क्यों किया? याद करिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसको लिया? मटर के पादप का चयन किया था। क्यों चयन किया था? उसके पॉइंट्स हमने नोट किए थे। आपने बताया उसकी लाइफ साइकिल कम है, आपने बताया उसमें सेल्फिंग देखने को मिलती है, कई कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आप देख रहे थे, तो कई पॉइंट्स थे जिसके कारण हमने मटर के पादप का चयन किया मेंडलिज्म में। अब वैसा ही एक सवाल यहां पर कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला का चयन क्यों किया, तो यहां भी लगभग पॉइंट्स आपको कुछ वैसे ही मिलेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखा यहां पर, इन्हें प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यम पर आसानी से वृद्धि कराया जा सकता है। यानी जब आप लैब में इसे ग्रो करा रहे हैं तो सिंपल सिंथेटिक मीडियम, कृत्रिम माध्यम पे ये ग्रो कर सकता है, और इसका जो मीडियम एक माध्यम दे रखा है वो आपको दे रखा है पका केला। सेकेंड अगर हम देखें तो लाइफ साइकिल की बात, इसका जीवन चक्र, लाइफ साइकिल इसका काफी कम है, लगभग 2 सप्ताह के आसपास देखने को मिलता है। तो लाइफ साइकिल कम होना यह भी अपने आप में एक प्लस पॉइंट है। लाइफ साइकिल कम है तो आपको जल्दी जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। तो लाइफ साइकिल लगभग हम देखें तो ये लगभग 2 सप्ताह में पूरा करता हुआ आपको मिलना है। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो यहां सैंपलिंग साइज से रिलेटेड है। ड्रोसोफिला में जब सिंगल मैटिंग कराई जाएगी तो सिंगल मैटिंग में भी काफी विशाल संख्या में संतति उत्पन्न होते हुए हमें मिलेगी, यानी काफी बड़ी मात्रा में संतानें यहां मिल रही है। तो हमारा सैंपल का साइज काफी ज्यादा हो जाएगा, जो हमने पहले भी कहा है कि जितनी ज्यादा हमारे पास सैंपल साइज होगी, रिजल्ट के एक्यूरेसी होने के चांस बढ़ते जाएंगे। तो तीसरा यही बता रहा है, एक प्रजनन क्रिया में बड़ी संख्या में संतति मक्खियां उत्पन्न हो सकती है। फिर अगर आप देखें यहां पर तो ड्रोसोफिला में मेल ड्रोसोफिला और फीमेल ड्रोसोफिला, इन्हें पहचानना, डिफरेंशिएट करना काफी आसान है। साइज के बेसिस में हम पहचान सकते हैं। अभी आपने पिक्चर देखा भी था, जो छोटे साइज का है वो मेल ड्रोसोफिला और जो बड़े साइज के हैं वो फीमेल ड्रोसो। तो साइज के बेसिस पे भी आप इन्हें पहचान सकते हैं। फिर एक पॉइंट आपको दे रखा है यहां पर, अगर आप देखें तो कई प्रकार की वंशागत विविधताएं आपको मिलेगी, जिसे माइक्रोस्कोप में आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी कई कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट भी आपको मिलेंगे, विपर्यासी लक्षण भी आपको इसमें आसानी से मिल जाएंगे, जिसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या अगर आप देखें वो भी हमें काफी कम मिल रही है। 2n = 8 आपको यहां पे, यानी कुल 8 क्रोमोसोम। पी मटर में रिकॉल करिए, वहां हमने लिखा था 2n = 14, 14 क्रोमोसोम थे वहां। जबकि ड्रोसोफिला में केवल 8 गुणसूत्र ही आपको मिलेंगे, यानी हैप्लॉइड में होते हैं 4। तो ये सभी एनसीईआरटी के ही पॉइंट से, ये आपको अच्छे से याद रखना है। काफी सिंपल पॉइंट। पूरे को अगर हम देखें, सबसे पहले पूछा गया मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को क्यों लिया, तो सीधा सा रीजन, इसे हम आसानी से लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम पर वृद्धि करा सकते हैं। माध्यम सबसे अच्छा कौन सा है, तो पका केला आप यहां बता सकते हैं कि यहां पे पके केले पर यह आसानी से वृद्धि कर सकता है। फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी इसे हम कहते भी है। सेकेंड, इसका लाइफ साइकिल देखें तो काफी कम, केवल 2 सप्ताह लगभग आप देखेंगे उसमें अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा। सिंगल मैटिंग यानी प्रजनन के द्वारा काफी संख्या में आपको ड्रोसोफिला की संततियां मिल जाएगी, सैंपल साइज आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। मेल फीमेल ड्रोसोफिला को हम आसानी से पहचान सकते हैं। फिर अगर देखें तो इसमें कई ऐसे कैरेक्टर है जिन्हें आप माइक्रोस्कोप में भी आसानी से देख सकते हैं। कई विपर्यासी लक्षण भी हमें यहां देखने को मिल रहे हैं। और फिर अगर क्रोमोसोम की बात की जाए तो यहां डिप्लॉयड में आपको कुल 8 गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स?